वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। दिस इज टेस्ट नंबर 7 एंड रिलेटेड टू द इकोनॉमिक्स। टेस्ट नंबर 8 जो है इकोलॉजी का, वो स्टार्ट करा दिया है, चल भी रहा है। टेस्ट नंबर 1, टेस्ट नंबर 2, 3, 4, टेस्ट नंबर 5 तक हमारा हो चुका। 5 भी हमारा थोड़े से क्वेश्चन रह गए हैं, ठीक है। 6 भी हो चुका है हमारा। टेस्ट नंबर 7 ये रहा, 8th में स्टार्ट करा चुका हूँ। टॉपिक आई हैव ऑलरेडी डिस्कस व्हाट इज द टॉपिक ऑफ टेस्ट नंबर 7। नाउ इट्स टाइम टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। द कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रीजनल रूरल बैंक। रीजनल रूरल बैंक के बारे में चलता है। देखो, रीजनल रूरल बैंक पहली बात तो 1975 में स्टेबलाइज हुआ था, ये पता होना चाहिए आपको। 1975 के अंडर ये जो हुआ था हमारे पास, इट इज़ अ स्टेबलाइज अंडर द ऑर्डिनेंस, ठीक है जी। ऑर्डिनेंस के अंडर स्टार्ट हुआ था। आरबीआई जो हमारे पास ये रीजनल रूरल बैंक है, इसका जो एक्ट है उसको हम कहते हैं 1976। ये तो हुई बेसिक बात। अब आगे पढ़ते हैं। दे आर जॉइंट सेटअप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सही है। स्टेट गवर्नमेंट, सही है। एंड पब्लिक सेक्टर बैंक विद द स्टेट गवर्नमेंट होल्डिंग द मेजोरिटी ऑफ द स्टेक। ये गलत है। कैसे गलत? ये इसलिए है क्योंकि अगर हम देखें इसके अंदर हम यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। इसके अंदर एक तो सेंटर है, एक हमारे पास गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट जिसे हमने कहा गया है, और एक हमारे पास है बैंक, जो बात चल रही है। तो जो सेंटर है हमारे पास 50% फंडिंग है सेंट्रल बैंक की, और जो स्टेट गवर्नमेंट बैंक की फंडिंग है वो है 15%, और जो बैंक की फंडिंग है 35%। क्वेश्चन ये कह रहा है कि मेजोरिटी फंडिंग स्टेट की है, तो गलत हुआ हमारा पहला। दे आर रेगुलेटेड अंडर द आरबीआई। आरबीआई के अंडर में नहीं होता, इट इज़ रेगुलेटेड अंडर नाबार्ड के अंडर में होता है, जिसके फुल फॉर्म क्या होते हैं? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है जी। तो ये हुआ हमारा, ये भी गलत हुआ। The priority sector lending target for the RBI is 90% of the adjustment net banking credit। कह रहा है एडजस्टमेंट नेट बैंकिंग क्रेडिट का जो टारगेट है कि भाई हमें किसी जो मेन सेक्टर्स उनको देना ही देना, जैसे वुमेन्स को देना है, एससी को देना है, एसटी को देना है, या फिर किसी सेक्टर हैं उसके अंदर हमारा 90% होता है। नहीं, 90% में 75% होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर तो 75% होता है। तो उसका मतलब तीनों गलत हो गए, तो आंसर क्या हो गया? नन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। द कंसेप्ट डिस्कस एंड टैक्सेशन एंड बोरिंग आर इक्विवेलेंट मीन ऑफ फाइनेंस एक्सपेंडिचर व्हेन द गवर्नमेंट इंक्रीज द स्पेंडिंग बाय द बोरो टुडे which will be rapid by tax in the future, it will have to impact on the economy as increase in government expenditure that is financed by a tax increase today, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट हैज़ बीन डिस्क्राइब द पैसेज है, वो क्या डिस्क्राइब करता है? तो दिस इज कॉल्ड ए रिकैर्डियन इक्विवेलेंसी कहते हैं इसको। किसमें क्या होता है कि भाई जो गवर्नमेंट होती है अपनी स्पेंडिंग को इंक्रीज कर देती है, जिसकी वजह से टैक्स जो है आगे बढ़ते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? रिकैर्डियन इक्विवेलेंस, ठीक है। स्पेंडिंग इंक्रीज होने से गवर्नमेंट के टैक्स भी बढ़ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर, तो उसका आंसर क्या हुआ? ए आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3 पे। चाहो जी। द आउटपुट ऑफ द जापानीज कंपनी कार कंपनी इज लोकेटेड इन इंडिया। कह रहा है इंडिया के अंदर एक जापानीज़ की कार बनती है, कंपनी है, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा हमारे पास? तो देखो, जब हमारे इंडिया के अंदर कार बननी है तो हमारे लिए तो जीडीपी हुआ, पर लेकिन जीएनपी हुआ किसके लिए? जापान के लिए, क्योंकि जीएनपी में क्या होता है? जीडीपी प्लस इनकम फ्रॉम अब्रोड। तो इंडिया तो उसके लिए अब्रोड हुआ भाई, इंडिया तो उसके लिए अब्रोड हुआ ना, तो जीडीपी तो इंडिया की बढ़ी, पर लेकिन जीएनपी किसकी बढ़ी? जापान की हुई, ठीक है। तो उसका आंसर क्या हुआ हमारे पास? द आंसर इज सी, इंक्लूड द इंडियन ग्रोस जीडीपी। तो वही जीडीपी बढ़ी इंडिया की, क्योंकि इंडिया के बाउंड्री के अंदर ये कंपनी बनी हुई है। पर जीएनपी हमारी जापान की बढ़ी। ऐसा क्यों? क्योंकि जापान के अंदर जो पेमेंट आई वो इंडिया के थ्रू आई, मतलब आउटपुट आया फ्रॉम अब्रोड। और जीएनपी हमारे पास क्या होती है? जीएनपी का मतलब ही हमारे पास ये है कि भाई जीडीपी प्लस इनकम फ्रॉम एब्रोड, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स, रोड मनी इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग विद द करेंसी सर्कुलेशन, ठीक है।
तो सिंपल सी बात है, पहले आप फॉर्मूला याद करो उसका, इसका फॉर्मूला है क्या, ठीक है, इसके फॉर्मूले से ही समझ में आएगा। फॉर्मूले पे आ जाओ। ब्रॉड मनी, जो ब्रॉड मनी होती है उसका फॉर्मूला क्या है, उसका होता है, याद कर लो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, नैरो मनी प्लस टाइम डिपॉजिट हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक प्लस, इसका मतलब एफडी करीब हो गई, एफडी की बात चल रही है। और दूसरा है पोस्ट ऑफिस सर्विसेज, पोस्ट ऑफिस सर्विसेज, ठीक है जी। तो अगर हम देखें द टाइम डिपॉजिट हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक, जिसे हमने क्या बोला, एफडी बोला है, और पोस्ट ऑफिस, इन दोनों को मिला के नैरो मनी के अंदर लगाएंगे तो क्या बन जाती है, ब्रॉड मनी। आया क्वेश्चन समझ में, फॉर्मूला समझ में आया। ब्रॉड मनी इक्वल टू नैरो मनी प्लस टाइम डिपॉजिट हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक विच इज कॉल्ड एफडी एज एग्जाम्पल, एंड सेकंड प्लस पोस्ट ऑफिस सर्विसेज, तो उसका आंसर वो हमारे पास ए। सही है जी। चलो जी क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं। अंडर पब्लिक प्राइवेट कहते हैं, पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर के बारे में बात चल रही है। द कोस्ट इज कंप्लीटली बोरो बाय द गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट invites bids for engineering knowledge from the private players of the raw materials, construction cost and made by the government. The sector participation in minimal and it is limited to the provision of the engineering expertise. ठीक है, this model is called engineering procurement and construction EPC model. This is called EPC model. ठीक है जी, समझ में आ गया। चलो, एक होता है बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र एन्युटी मॉडल, जिससे हम कहते हैं बोट। बोट में क्या होता है, सिंपल सा बताता हूँ, 1 मिनट। बोट के अंदर भाई कोई हमने हाईवे बनाया, भाई किसी कंपनी ने बनाया, डेवलपर मेक्स अ हाईवे, वो कुछ टाइम तक उसको रन करता है, स्पेसिफिक टाइम तक। स्पेसिफिक टाइम रन करने के बाद बैक कर देता है, वापस दे देता है गवर्नमेंट को, इसे हम कहते हैं बोट। आई बात समझ में। इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट तो बता ही दिया, जितने भी इसमें एक्सपर्टीज होते हैं प्राइवेट से लेते हैं। एक होती है बोट टोल मॉडल, इसमें क्या होता है, टोल वाला कंसेप्ट है, वही हमारे पास। डेवलपर ने कोई हाईवे बनाया और उससे कोस्ट ली बाय फॉर्म ऑफ टोल, ठीक है, उसे हम कहते हैं, उसको हम कहते हैं बोट टोल। ठीक है, समझ में आ गया, बोट टोल कहते हैं। जैसे 30 साल तक लिया और बाद में फ्री कर दिया। एक होता है हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर 5 साल तक तो 40% कोस्ट, जैसे भाई 5 साल तक 40% कोस्ट तो गवर्नमेंट देगी, उसके बाद जितना भी आउटपुट आएगा उसका पैसा इसमें लगेगा, उससे कहते हैं हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। आगे बात समझ में, 3-4 तरह के मॉडल होते हैं, तो दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। एक होता है, पहला हमारे पास है बुल्ड ऑपरेटिंग ट्रांसफ़र एन्युटी मॉडल बोट। इसके अंदर क्या होता है, कोई भी कंपनी होती है, कुछ हाईवे को बनाती है, कुछ साल तक चलाती है, उसको वापस गवर्नमेंट को दे देती है। एक होता है इनके पास ईपीसी मॉडल। इस मॉडल में क्या होता है, चलाती गवर्नमेंट है और इसके अंदर जो जितने भी बाहर से कंपनीज होती हैं एक्सपर्टीज से, वहाँ से वो मदद लेती है। तीसरी होती है हमारे पास बोट मॉडल। टोल मॉडल में टोल मॉडल बना देती है, कोई कंपनी टोल बनाती है, उसके बाद वो 30 साल तक पैसा इकट्ठा करती है, वापस लेती है और फिर वापस को रिटर्न कर देती है गवर्नमेंट को। एक होती है हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। इसके अंदर क्या होता है, हमारी गवर्नमेंट 5 साल तक 40% पैसा लगाती है, 40% पैसा लगाने के बाद जितना भी उससे इनकम होती है उसको ही वापस लगाती है। ठीक है जी, आओ क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक टर्सरी बिल, जिसको हम टी बिल कहते हैं, क्या कहते हैं, टी बिल कहते हैं। तो दे आर जीरो कूपन सिक्योरिटी डेट इज इशूड एज अ डिस्काउंट एंड रेडमीट इन द फेस वैल्यू एट मैच्योरिटी। बिल्कुल सही है, ठीक है। दिस आर द लॉन्ग टर्म, गलत, ये शॉर्ट टर्म होती है। कितनी क्या होती है, शॉर्ट टर्म होती है। शॉर्ट टर्म का मतलब क्या है, 91 डेज़ की, 280 डेज़ की, 364 डेज़ की, तो इसे कहते हैं हम टी बिल। क्या कहते हैं इसको, टी। सिक्योर होता है वैसे तो ये टी बिल होता है हमारे पास, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए हो गई। ऑक्शन प्रोग्राम के थ्रू होती है ये, बाय ऑक्शन मॉडल ऑफ गवर्नमेंट। तो समझ में आ गया। तो टी बिल हमारे पास एक सिक्योरिटी होती है, सिक्योरिटी बिल होते हैं हमारे पास, विच इज़ द शॉर्ट टर्म 91 डेज। कौन कौन डेज हुए, 91 डेज हमारे पास हुआ, 182 डेज हुआ, 364, मल्टीप्लाई 2 करते चले जाओ आप, तो उसे कहते हैं टी बिल। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस पेमेंट को कौन डिस्क्राइब करता है। देखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारे पास सिस्टमेटिक का रिकॉर्ड होता है बेसिकली,
सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड होता है किसका, ऑल ट्रांजैक्शन इन गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, बिटवीन हमारी कंट्री हो, जो हमारी कंट्री एंड रेस्ट ऑफ कंट्री, जितनी हमारी कंट्री और रेस्ट ऑफ कंट्री में जितना भी ट्रांजैक्शन हुआ है गुड्स और सर्विसेज को लेके, उसे कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। तो इट इज़ अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ द ऑल ट्रांजैक्शन इन गुड्स एंड सर्विसेज एसिस्ट बिटवीन द रेसिडेंट ऑफ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ओवर द डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब 1 साल का या 2 साल जो भी है, ठीक है जी। इसका आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं, थोड़ा सा इसके अंदर अच्छी सी वो नहीं दिख रहा पर लेकिन हम इसको करेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, विद द रेफरेंस ऑफ द एमएसएमई। एमएसएमई क्या फुल फॉर्म होती है हमारे पास, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। तो 3 तरह का हो गया, एक हो गया हमारे पास माइक्रो, एक हमारे पास हो गया स्मॉल, एक हमारे पास हो गया मीडियम। तो माइक्रो इंटरप्राइजेस, स्मॉल इंटरप्राइजेस और मीडियम इंटरप्राइजेस, इनके बारे में बात चल रही है। तो एक हमारे पास क्या आ रहा है, दोज आर इन्वेस्टमेंट एज ए मोर देन। तो इसके अंदर 2 चीज़ है, इस क्वेश्चन को करने के लिए आप 2 चीज़ देखो। एक तो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, और एक इसके अंदर है एनुअल टर्नओवर, ठीक है। तो वही क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा माइक्रो इंटरप्राइजेज के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है 1 करोड़ से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, 1 करोड़ से, ठीक है, और जिसका एनुअल टर्नओवर है वो 5 करोड़ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे पास किसका हो गया, माइक्रो का हो गया। स्मॉल के अंदर देखे जाए तो कह रहा इन्वेस्टमेंट 10 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और एनुअल टर्नओवर 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट और एनुअल। कह रहे मीडियम के अंदर, कह रहा मीडियम के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो 100 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और एनुअल टर्म जो है हमारे पास 500 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। गलत है, ये है 250। इसकी वजह से तो ये तो सही और ये सही, पर लेकिन ये गलत हो। आई बात समझ में? तो उसको आप याद भी कर सकते हो, 15 आप ऐसे याद कर सकते हो उसको, 15, 10 50, 100 250, ठीक है। ये हो गया हमारे पास माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, ये हो गया इन्वेस्टमेंट और ये हो गया एनुअल टर्नओवर, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर, तो क्या हो गया हमारे पास, थर्ड गलत हो गया, तो ओनली 1 एंड 2 सही हो गया, आंसर इसका बी। ये क्वेश्चन हमारा एफडीआई और एफपीआई से रिलेटेड है, ठीक है। थोड़ा सा टेक्निकल इसके अंदर क्वेश्चन ही रहता है, पहले भी टेक्निकल था क्वेश्चन ये। सुनो क्वेश्चन क्या है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, ठीक है। तो पहला पढ़ते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई इज द इन्वेस्टमेंट थ्रू द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट बाय अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया अंडर सर्टेन कंडीशन। कह रहा कुछ कंडीशन के अंदर एफडीआई के अंदर जो इंडिया से बाहर के लोग हैं वो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसे हम एफडीआई बोलते हैं। बिल्कुल ठीक है, सेम केस हमारा एफडीआई का होता है। इसके अंदर क्या होता है, चलो बता देता हूँ, 2 मिनट पहले अगला पढ़ते हैं, ठीक है। एफपीआई ऑफ्टन लीड द टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर, जॉब क्रिएशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, गलत है ये। एफपीआई का भी सेम पर्पस हमारे पास ये होता है कि जो हमारा एसेट्स होता है वो भी हमारे पास स्टॉक में यूज़ करे, बॉन्ड में यूज़ करे, और इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ऐसा नहीं है कि जॉब क्रिएशन करने का है, इसका ऑब्जेक्टिव है हमारे पास रिटर्न ऑफ फाइनेंशियल रिटर्न के लिए ही करता है, मतलब पैसों के लिए, ठीक है। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है, एफडीआई और एफपीआई के अंदर एक छोटा सा अंतर है, वो समझाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा टेक्निकल है। एक टॉपिक है हमारे पास, देखो एफडीआई भी भारी कंपनीज है और एफपीआई भारी कंपनीज है जो इंडिया में इन्वेस्ट करती है, किसके अंदर, इक्विटी के अंदर, ठीक है। पर लेकिन इसमें क्या है, लेस देन 10% और ये है हमारे पास मोर देन 10%, मतलब वो कंपनी जिसके अंदर 10% के अंदर कमी बच रही है, अगर किसमें पोस्ट इशू पेड इक्विटी कैपिटल, ठीक है। दोबारा सुनो, पोस्ट इशू पेड इक्विटी कैपिटल, जो कंपनी की अगर वो 10% से कम है तो उसमें एफडीआई इन्वेस्टमेंट होता है, अगर 10% से ज़्यादा है ये तो उसमें एफपीआई इन्वेस्टमेंट होता है। अब पोस्ट इशू पेड इक्विटी कैपिटल क्या होता है, मान लो हमारे पास शेयर 10 रुपये का है, हमने सब लोगों को दे दिए जो इन्वेस्टमेंट थी जिन्होंने करा, और जो पैसा बचा अगर वो 10% से कम बचा है
तो उसमें एफडीआई इन्वेस्टमेंट हो सकती है, 10% ज़्यादा है तो उसमें एफपीआई इन्वेस्टमेंट हो सकता है। इसे कहते हैं हम फॉरेनर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो बेसिकली दोनों बाहरी कंपनी करती हैं, इन्वेस्टमेंट करती हैं इंडिया के अंदर कंपनीज के अंदर, लिस्टेड कंपनी पे करती हैं, ठीक है, दोनों ही करती हैं, दोनों इक्विटी में करती हैं। पर लेकिन हर कंपनी का एक होता है पोस्ट इशू पेड इक्विटी कैपिटल, वो कैपिटल जो लोगों ने जो सारे शेयर खरीदे, जो उसके बाद जो बचा पैसा, अगर पैसा 10% से कम है तो उसमें एफडीआई यूज़ करती है, एफडीआई इन्वेस्टमेंट करती है। अगर 10% ज़्यादा है तो एफपीआई यूज़ करती है। तो उसको आप पढ़ सकते हो बाद में जब आपको डिटेल में आपको टाइम मिले तो। क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं 10वें पे। थोड़ा सा क्वेश्चन ही बहुत ज़्यादा ब्लर दिख रहा है मुझको, पर लेकिन इसको पढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO के बारे में बात चलती है। देखो WTO के बारे में मैं एक बात बता दूं कि 1944 के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, ईटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, 1944 के अंदर थी। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, नाम था उसका GATT। उसकी फुल फॉर्म थी जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड। पर लेकिन ये बाद में 1995 के अंदर GATT ख़त्म हो गई और आ गया हमारे पास WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा ऑल यूनाइटेड नेशनल कंट्रीज आर मेंबर ऑफ द WTI। बिल्कुल सही है। अभी तक हमारे पास जो WTI के मेंबर है वो हमारे पास 193 हैं। लास्ट हमारे पास जिसने ज्वाइन किया था वो था हमारा अफगानिस्तान। अभी चल भी रहा है इसके प्रॉब्लम। द जनरल कंट्री इज द हाइएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द WTO। कह रहे WTO की एक काउंसिल है जिसका नाम है जनरल काउंसिल। जनरल काउंसिल वो काउंसिल होती है जो डिस्प्यूट के टाइम पे वो डिस्प्यूट को रिजोल्व करती है। उस काउंसिल को क्या कहते हैं? जनरल काउंसिल इज द हाइएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ WTO। बिल्कुल सही है। वन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ WTO इज अचीव टू एक्सचेंज द रो स्टेबिलिटी इन डिफरेंट इकोनॉमिक। रेट स्टेबिलिटी नहीं, कह रहा रेट स्टेबिलिटी है नहीं। इसका जो मेन उद्देश्य होता है जितने भी मेंबर हैं, ठीक है, वो नेगोशिएट कर सकते हैं अपने आपस में बिटवीन, लेके किस टॉपिक? ट्रेड को लेके, एग्रीमेंट को लेके। सबसे मेन होता है हमारे पास ट्रेड बैरियर। तो कुछ कंपनी, दो कंट्रीज़ कुछ ऐसी होती है जो आपस में कहती है हम तुम्हारे पास टैक्स नहीं लगाएंगे, तुम्हारा टैक्स फ्री हमारे तो बिकेगा, ठीक है, तो इसे कहते हैं हम। तो इस चीज़ को नेगोशिएट करने के लिए हमारी WTO बनी थी। तो WTO। क्वेश्चन नंबर 11 पर बात चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एग्रीकल्चर सेंसस इन इंडिया। इंडिया के अंदर सेंसस, जो एग्रीकल्चर सेंसस, उसके बारे में बात चली। इन इंडिया इट इज़ कंडक्टिंग एवरी 5 ईयर बाय द मिनिस्ट्री एग्रीकल्चर फार्मर एंड वेलफेयर के द्वारा ये कंडक्ट होता है, ठीक है, सही है बिल्कुल। इट इज़ कैरिड आउट एज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ये भी बहुत बढ़िया है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। द फर्स्ट एग्रीकल्चर सेंसस इन इंडिया वॉज कैरिड ड्यूरिंग फर्स्ट 5 ईयर प्लान, गलत है। द फर्स्ट एग्रीकल्चर सेंसस वॉज कैरिड आउट द फोर्थ 5 ईयर प्लान, ये याद करने वाली बात है। कब कब? 1970 से 71 के बीच में ये हुआ था। आई बात समझ में? तो ये गलत है, थोड़ा सा रटने वाला टॉपिक है, ये पता होना चाहिए। अगर 5 ईयर प्लान आप पढ़ते हो जब इसमें याद करने वाले टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं हम 12 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नेट इनकम फ्रॉम द शिपिंग सर्विसेज, नेट इनकम फ्रॉम द टूरिज्म, नेट इनकम फ्रॉम द बैंकिंग सर्विसेज, हाउ मैनी ऑफ द अबव इंस्टीट्यूट नेट नॉन फैक्टर इनकम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखो एक हमारा टॉपिक है बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो समझाता हूँ थोड़ा सा। एक तरह का रिकॉर्ड है ये, अभी तो हमने पढ़ा था, एक तरह का रिकॉर्ड है किसका? ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन विद रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। किसके द्वारा? विद आवर कंट्री, हमारे कंट्री से। अब ये जो इनकम जितनी भी हमारे पास आती है, दो तरह से आती हैं। एक है हमारा CA और एक है हमारा CA दोनों ही CA हैं। इसका नाम है हमारे पास करंट अकाउंट और इसका नाम है हमारे पास कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट। तो करंट अकाउंट में जितना पैसा हमारे पास आया, भाई एक्सपोर्ट्स ऑफ द गुड्स से आया या इंपोर्ट से आया, एक्सपोर्ट से आया, इंपोर्ट से आया, या फिर जो ऐसी नॉन फैक्टर इनकम से आया, नेट नॉन फैक्टर इनकम से आया, उसे करंट अकाउंट कहते हैं। जब कैपिटल अकाउंट के अंदर जो पैसा आता है, इन्वेस्टमेंट से आता है, एक्सटर्नल बोरिंग से आता है, एक्सटर्नल असिस्टेंस से आता है। दो तरह की चीज़ समझ में आई? आराम समझाता हूँ। एक है हमारे पास करंट अकाउंट, करंट अकाउंट।
इससे जो पैसा आता है वो आता है गुड्स से, सर्विसेज से, शिपिंग से जितना पैसा आता है। एक हमारे पास है कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट जो पैसा आता है 3 तरह से आता है। एक तो हमने कहीं इन्वेस्टमेंट कर दिया हो, बोरो कर लिया हो, या एक्सटर्नल असिस्टेंट से आता है। ठीक है, तो कह रहा है सारे मिलके जितने पैसे हैं, शिपिंग से हो, टूरिज्म से हो, बैंकिंग सर्विस से हो, ये सारे तो हमारे पास किसका इनकम है, ये नेट नॉन फैक्टर इनकम। कैपिटल अकाउंट के अंदर एक आती है नॉन नेट फैक्टर इनकम, एक होता है फैक्टर इनकम। तो तीनों के तीनों पार्ट इससे रिलेटेड है, तो ऑल आर 3 सी आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो क्या हुआ, एशिया ए इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, तो क्या नाम है इसका, AIIB। इट इज़ फाउंडेड विद द पर्पस टू एक्ट द अल्टरनेटिव ऑफ द वर्ल्ड बैंक फॉर द प्रोवाइडिंग फंड टू इट मेंबर कंट्री। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि भैया कि वर्ल्ड बैंक के थ्रू बनाना चाह रहे थे, ये रीज़न नहीं है। इसका रीज़न ये है कि भाई हमारे पास एक अपना एक बैंक होना चाहिए फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए। ठीक है, फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए, और विद द हेल्प ऑफ द वर्ल्ड बैंक। मतलब ऐसे नहीं कि अल्टरनेट ढूंढ रहे हैं, पर ऐसा होना चाहिए। ठीक है, इट्स आल्सो क्लोज कॉर्पोरेशन विद इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक। पहली बात, इट हेल्प टू द रिफोर्सिंग द गोल ऑफ वर्ल्ड बैंक रैदर देन वर्किंग एज अ अल्टरनेट वर्किंग नहीं है। इट इज़ हेड क्वार्टर, तो पहला गलत हो गया, हेड क्वार्टर बीजिंग के अंदर है, बिल्कुल सही है, पेपर में बहुत आता है। इट इज़ अ परमानेंट ऑब्जर्वर्स स्टेटस इन द डेलिब्रेशन ऑफ यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली, तो सही है, इसको रखा हुआ है दोनों को। तो हमारे 1 and 2 बोथ आंसर इज राइट, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलता हूँ। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इकोनॉमी, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट GNP, मैंने अभी बताया आपको थोड़ी देर पहले, इज ऑब्टेन बाय द डिटेक्टिंग द नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम द एब्रोड फ्रॉम द ग्रोस डोमेस्टिक GDP। कह रहा है GDP से माइनस करने पे आती है, नहीं, GDP से तो प्लस करने पे आती है। कौन, इनकम फ्रॉम एब्रोड। भाई जितना हमारे यहाँ पर, भाई देखो सुनो बात मेरी, जितना प्रोडक्शन हमारी इंडिया के अंदर एक बाउंड्री के अंदर हुआ, इंडिया की बाउंड्रीज में जितना प्रोडक्शन हुआ एक साल के अंदर, उसे कहते हैं GDP। उसके साथ में कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर काम कर रहे थे, उन्होंने पैसा इंडिया के अंदर भेजा। ठीक है, जैसे केरला में रेमिटेंस कहते हैं कि जो बाहर से पैसे भेजा, उस पैसे को इनकम फ्रॉम द एब्रोड या कंपनी के थ्रू आया, उसे कहते हैं GNP। आई बात समझ में। तो GNP इज इक्वल टू GDP प्लस इनकम फ्रॉम एब्रोड, तो पहले तो गलत हो गया। एक इसके अंदर GNP है। अब जो GNP हमने लिया उसमें से अगर हम डिप्रिसिएशन हटा दें तो ये क्या बना, NNP। जी की जगह N आ गया, जी की जगह इसका मतलब आ गया नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, नेट जहाँ पर आता है मतलब डिप्रिसिएशन के लिए, तो हमारा क्या रहा है, नेट नेशनल प्रोडक्ट GNP इज ऑब्टेन्ड बाय डिड्यूसिंग द डिप्रिसिएशन फ्रॉम द GNP, बिल्कुल सही है, तो ओनली वन आंसर होगा उसका। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं, ब्लैक पॉइंट उठा लेता हूँ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द MSP। MSP से रिगार्डिंग प्रोग्राम है, चलो पढ़ते हैं। MSP से प्रोवाइड द प्रोटेक्टिंग फार्मर फ्रॉम द मार्केट फ्लक्चुएशन एंड दस प्रिवेंट डिस्ट्रेस सेल ऑफ द क्रॉप बाय फार्मर। ठीक है, MSP में क्या होता है कि इतने पैसों पे तो बिकेगा ही बिकेगा, क्रॉप्स जो है हमारे पास वो पहले से फिक्स होती हैं, चाहे वो उसके चक्कर में, चाहे हमारे पास डिजास्टर क्यों ना आ जाए या मार्केट स्टेबलाइजमेंट क्यों ना हो, उसके लिए तब भी। MSP इज़ अ लीगल गारंटी, पहली बात लीगल गारंटी नहीं है MSP। ठीक है, ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया फॉर सम ऑफ द क्रॉप, सही बात है। कितनी क्रॉप को मिला हुआ है MSP, 22 क्रॉप को मिला हुआ है। ठीक है, पर लेकिन इट इज़ नॉट लीगल गारंटी, इसीलिए लड़ रहे हैं किसान, गारंटी तो हमें लड़ने के लिए जो सारा चल रहा है पंजाब में। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज ऑर्गेनाइजेशन वाज जॉइंड इन्वॉल्व द डेवलपमेंट द सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंटेंट SNA। कह रहा है एक SNA बनाया, कह रहा है किस ऑर्गेनाइजेशन का है SNA पहली बात तो यूनाइटेड नेशन का है, सिंपल सी बात, तो आंसर इसका हुआ ए। अब बात ये आती है कि SNA होता क्या है। SNA हमारे पास क्या है, ये एक तरह का क्या है, रिकमेंडेशन सिस्टम है, एक तरह का रिकमेंडेशन दिया गया है किसी कंट्री को, सब गाइडलाइंस है कि भाई इकोनॉमिकल एक्टिविटी कैसे मेजर करी जाए,
इकोनॉमिकल एक्टिविटी मेजर, गाइडलाइंस है बेसिकली। तो उसे क्या ऐसा नहीं बोला गया, ऐसा नहीं फुल फॉर्म क्या, सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंटिंग। ठीक है जी, थैंक यू फॉर द वॉचिंग।